हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप यहाँ पर एक पोस्ट देख रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट को देख करके जाना नहीं है। मैं इससे संबंधित कुछ अलग चीजें आपको बता रहा हूं। वैसे तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज डे लिखा हुआ है और उसके नाम पर एक सेल है। तो सबसे पहले तो मैं सिविल सर्विसेज डे के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सिविल सर्विसेज डे के बारे में, सिविल सर्विसेज डे 1947 में 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल को ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा, जिसमें तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आप जैसे आगे चल करके IAS ऑफिसर बनेंगे, भावी अधिकारीगण बनेंगे आप सब, है ना। तो उसी तरीके से 1947 का जो बैच था उसको संबोधित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पहुंचते हैं दिल्ली और वो भाषण देते हैं। और उस भाषण में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इस वाक्यांश का वो प्रयोग करते हैं फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। सो तब से बहुत फेमस चीज़ हो गई। हम लोग आज भी इस कथन को उपयोग करते हैं, इस कथन का उपयोग करते हैं विधिवत तरीके से, और तभी से जो है आप देखेंगे उसी चीज़ की याद में 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। सो इस बार भी मनाया गया। कल 21 तारीख थी, आज 22 तारीख है, 22 है, और 22 तक ये सेल चलेगी। ठीक है, ये सेल जो है आपकी 22 तक चलेगी। ये तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। बट आज हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन सिविल सर्वेंट्स में इस चीज को लेकर के है। सिविल सर्विसेज में जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा जो आप लेते हैं, उस सिविल सेवा में थोड़ा सा हम पोस्ट या रैंक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। और इस डिस्कशन को करने के लिए पहले मैं एक लोगों से आपको मिलाना चाहता हूं। आइए जरा मिलते हैं उनसे। क्या आप ये तस्वीर पहचानते हैं? ये तस्वीर किसकी है? चलिए, नहीं पहचानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं ऊपर और दिखाता हूं। लिखा है सीनियर IAS ऑफिसर TV सोमनाथन टेक्स चार्ज एज कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की बात है, और मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं है, ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर हैं। जैसे कल को आप लोग जब IAS ऑफिसर बनोगे तो यहां तक पहुंचने का एक सपना लोगों का होता है, बट बहुत सारे लोग ये सपना देखते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के सपने में सिर्फ इतना रहता है कि भाई साहब हम IAS बन जाएं बस। ठीक है, हमें जो है केवल IAS बनने को मिल जाए, बस उतना बहुत है। तो केवल IAS बनने से नहीं होगा। देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी चीज होती है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, समझिएगा, दोस्तों को भी अपने दिखाइएगा, बताइएगा। लेकिन उन लोगों के लिए है ये जो वास्तविक रूप में IAS बनने का सपना देखना चाहते हैं। IAS बनने में एक खास बात यह है कि यार, जो आपको पद मिल रहे हैं, रैंक मिलेंगी, पद मिलेंगे, तो जैसे आपके सफर की शुरुआत प्रोबेबली ADM से होगी। ठीक है, तो जब आप ADM के पद से शुरू करते हैं अपना सफर, अगर हम IAS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो वैसे कुछ लोग IPS बनने का भी सपना देखते हैं। तो IPS में इसकी शुरुआत जो है वो असिस्टेंट SP से होगी, यानी कि ASP से होगी शुरुआत। बहरहाल हम IAS के ऊपर हैं। तो ADM से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो ADM से आगे जब आपका प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन में जब आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप किस पद पर हों जहां से आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के आसपास लोग रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, या रिटायर हो जाते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ही किसी की ज्यादातर, बहुत ज्यादा अगर किसी की रैंक अगर हाईएस्ट होती है, मोस्टली की बात मैं कर रहा हूं, तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाते हैं। बट केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी तक तो इसका सफर है नहीं। अगर होता तो ये जो हम यहाँ पर खबर देख रहे हैं, हालांकि ये खबर पुरानी है, अभी सेवा में है वो, ठीक है, TV सोमनाथ जी। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि जब ये पुलिस ऑफिसर बने थे, IAS ऑफिसर बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 1987 का बैच है जिसमें ये IAS ऑफिसर बने थे, और ये सेकंड रैंक इनकी आई थी। ठीक है, सेकंड रैंक आई थी इनकी उस साल, और ये अब प्रेजेंट टाइम में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हाईएस्ट रैंक यही है, हाईएस्ट पोस्ट जो है वो यही है। सो अब ये यहां से रिटायर होंगे, और आप देख सकते हैं 2024 से ये सेवा में है और 2025 चल रहा है। अब आप सोचिए 2000, अब यहां से सारा खेल आपको समझ में आने वाला है। 2024 में इन्होंने
कैबिनेट सेक्रेटरी ज्वाइन किया है और अभी भी 2025 चल रहा है, ठीक है, अभी भी ये सेवा में है और आगे भी सेवा में रह सकते हैं ये। तो इस नाते भी अगर आप देखिए अभी इनके पास में समय काफी, अगस्त 2024 में ये सेवा में आ गए थे, तो आगे भी सेवा में रहेंगे। तो देखिए कम से कम 2 साल तो ये सेवा में रहेंगे ही रहेंगे, आप इस तरीके की चीजें मान करके चलिए, और भी आगे की समय इनका देखा जा सकता है एज पर। तो अब हम यहां से ये अंदाजा लगाएंगे कि अगर ये यहां पर पहुंचे हैं, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी की पद पर यहां पर अब ये पहुंचे हैं, तो कितने साल में इन्होंने आईएएस जो है ये बन गए होंगे। जैसे आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि तकरीबन 1987 बैच के हैं, सेकंड रैंक लाए थे, तो उस समय इनकी एज कितनी रही होगी जब ये आईएएस ऑफिसर बने, और तब जाकर के आज ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अगर आप भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाह रहे हैं तो सामान्य तौर पे अगर आप देखोगे सिविल सेवा में, तो 21 से 32 साल तक की एज आपकी ली जाती है, ठीक है, सामान्य स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो, सामान्य स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ऐसे में कितने साल की एज जरूरी है, मतलब आप कितने कम से कम एज में आप आ जाएं, ज्वाइन कर लें इसको, तो आपकी सेवा जो है वहां तक पहुंच सकती है। आइए उसके ऊपर एक थोड़ा सा नजर डालते हैं, थोड़ा सा एक क्लोजअप देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज दैट किसी ने 21 साल, कोई व्यक्ति है 21 साल में वो आईएएस का फॉर्म अगर भर रहा है, सिलेक्शन होते होते उसका 22 साल हो जाएगा, है ना। तकरीबन आप देखिए, कोई अगर आईएएस ऑफिसर बन रहा है, आईएएस अधिकारी बन रहा है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा में, प्रशासनिक सेवा को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन कोई भी व्यक्ति जैसे 21 साल में अगर फॉर्म भर रहा है, तो 22 साल के आसपास जब आप होंगे, 22वें साल जब आपकी उम्र होगी, तब आप मान लेते हैं कि सेवा में एंटर करते हैं, तब आप सेवा में आते हैं, यानी कि तब आप आईएएस बनते हैं। तो उस समय जब आप आईएएस बन रहे होंगे, तो आपकी उस समय रैंक क्या हो रही होगी? उस समय रैंक आपकी एडीएम हो रही होगी, ठीक है। अब यहां पर ही आपको चीजें समझना है। एडीएम मतलब जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको असिस्ट करने का काम करेंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप कह सकते हैं, इसको एडीएम कहते हैं हम। सबसे छोटा पद जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इसको भी करने में आपकी जैसे 2 साल की आपकी ट्रेनिंग वगैरह रहती है ना, 2 साल की ट्रेनिंग रहती है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जैसे एडीएम का जो है वो पद आपको मिल रहा है, ये 2 साल आप इस पे रहते हैं। यहां से जब आपका प्रमोशन होगा, तो आपको सेवा में तकरीबन की बात कर रहा हूं, कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम आपने 5 साल सेवा में अगर इसमें और दिए, जैसे 2 साल की सेवा तो आपने दी, उसके बाद 5 साल की सेवा और आपने दी, 5 साल की और सेवा अगर आप देंगे, तो उसके बाद आपका जो पद आगे बढ़ेगा, तब जाकर के आपका डीएम का वो पद बन जाएगा, ठीक है। तो आप 22 साल में सपोज दैट एंटर किए थे, तो 22 और 5 27 के आसपास आप हो जाते हैं, ऐसे आप ऐसे कैलकुलेट करते चलिएगा, ठीक है। 5 साल सेवा आपने दी, आप डीएम बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, और पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, उस पूरे जिले की प्रशासनिक जो कार्य है, उसकी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी, उसका पूरा का पूरा आप जिम्मेदारी के अंदर रहेंगे। और फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के एक डिवीजन बनता है, उसके आप हेड बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, तो उसको कमिश्नर बोल सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर बोल सकते हैं। उसके लिए तकरीबन आपको आगे और लगभग 14 से 15 साल की जो सेवा है वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो जब आप ये सेवा देते हैं, तो आप डिविजनल कमिश्नर बनते हैं। तो डिविजनल कमिश्नर का मतलब 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के एक डिवीजन बनता है, तो उनकी सबकी आप मतलब आप इससे बड़े पद पर होते हैं, एक ऐसे समझ लीजिए। तो ये आपका यहां तक का पद आता है, लेकिन आप देखिए 14 से 15 साल आपने यहां पर निकाल दिए। अब इससे अगला जो प्रमोशन होगा, वो थोड़ा सा वो वहां तक लोग अक्सर पहुंच जाते हैं, मतलब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात कर सकते हैं, तो 17 साल की सेवा के आसपास, 17 साल की सेवा आप करेंगे, 17 साल की सेवा आप कर लीजिए, और 17 साल की सेवा में आप मान जाइए कि आप आगे जब पहुंचेंगे, तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, जेएस लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, तो आप वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के आसपास जो है वो पहुंच सकते हैं। अब ये केंद्र की बात हो रही है, सेंटर में ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बन जाते हैं। अब यहां पर देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी आप बन गए, 17 साल की सेवा आपने कर ली, 22 साल की उम्र से अगर आपने शुरुआत करी थी, तो अगर आप देख सकते हैं 17 साल की पूरी सेवा आपने की है, और तकरीबन 22 साल के आसपास से इसको जोड़िए,
या जिस भी साल में आप जा रहे हैं सेवा में, उस साल के हिसाब से अगर आप अपनी एज को कैलकुलेट करते चलिए तो आपको कितना समय लग रहा है यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो 7 2 9 और 2 और 1 3, 39 ईयर की एज में आप जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंच जाएंगे सेंटर में। और बहुत सारे लोग, अब आप कल्पना कीजिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई 32 साल की उम्र में आईएएस बना। अब यार 32 साल की उम्र में आईएएस बना और 17 साल जो है वो यहां तक पहुंचने में उसका लग गया, उसकी एज की कल्पना कीजिए आप। और कोई 22 साल में बना है, तो सीधे सीधे मतलब 40 साल के आसपास हो रहा होगा वो, जब जो है ये यहां पर आएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास में आ रहे होंगे। अब यहां पर आकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है आगे के प्रमोशंस के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो पीछे की जो सेवाएं दी हैं, इन पीछे की सेवाओं में आपने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, आपकी जो सेवा जो आपने प्रदान की है उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, उस परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं एक तरीके से पेनलाइज किया जाता है। यानी कि अगर आपको जेएस से आगे का पद दिया जा रहा है, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, एएस के पद पर अगर आपको पहुंचाया जा रहा है केंद्र में ही, ठीक है, केंद्र में ही अगर आपको इस रैंक तक लेकर के जाया जा रहा है, तो आपकी जो पीछे की जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीछे की जितनी भी सेवाएं हैं, ये पीछे की जितनी भी सेवाएं होंगी उन सेवाओं को पेनलाइज किया जाएगा। अर्थात एक पैनल बैठाया जाएगा, सरकार जो है वो एक पैनल बैठाएगी और उस पैनल के द्वारा मतलब पूरे आपकी जो सेवा है, सेवा का जो काल रहा है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस आपने दिया है, ईमानदारी कितनी रही है, किस तरीके से मतलब आपकी जो सेवाएं हैं वो आगे रही हैं, तो उन सब चीज़ों की जांच होती है। और जांच होने के बाद आपको प्रमोशन जो है वो मिल सकता है, तब आप एएस वहां पे बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये काम होगा तो एटलीस्ट ज्वाइंट, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप 14वें साल 17वें साल यहाँ पर हो ही जाए, मतलब यहाँ सब भी मतलब एक मिनिमम टाइम क्राइटेरिया मैंने दिया है। इसमें कई सारे लोगों को और ज़्यादा समय भी लग सकता है प्रमोशन में, इन सभी रैंक्स में और ज़्यादा समय भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर एक सेट पैटर्न पे अगर देख रहे हैं, अगर कम से कम मिनिमम पैटर्न पे देख रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ तक की एज आपकी आ जाएगी, 17 साल तक की सेवा आ जाएगी। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेवा के 2 साल जो है वो 2 साल बचे हुए होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल आपके बचे होने चाहिए, 2 से 2.5 साल। एएस हो जाएगा। अब एएस में भी इसी तरीके से जेएस मतलब कमिश्नर तक की आपकी पूरी रैंक देखी जाएगी, तब आप जेएस बनेंगे, जेएस से आप एएस बनेंगे और एएस से आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ सेंटर सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर जैसे सेंटर केंद्र में देखेंगे, और स्टेट में भी बन सकते हैं सेक्रेटरी इन स्टेट्स। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी वहां पर आप कहलाएंगे, तो चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट्स आप बन सकते हो। तो अभी आप देखो तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी की रैंक है वो यहीं पर है, और ये विभिन्न मतलब एक तरीके से सेक्रेटरी की जो रैंक आएगी वो विभिन्न मंत्रालयों की सेक्रेटरी की रैंक होगी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सेक्रेटरी सुने होंगे, जैसे आपने फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने फॉरेन सेक्रेटरी का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे सेक्रेटरीज के नाम सुने होंगे। तो ये अपने मंत्रालय के ना चीफ होते हैं, मतलब पूरा मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत होता है, सारा मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत काम कर रहा होता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपकी एज के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग यहां तक आने चाहिए। फिर कम से कम 2 साल की सर्विसेज आपकी बची हों, और इसके लिए भी जो सेवा आपकी कंप्लीट हुई हो, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, एएस की अगर हम बात करें, एएस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 27 साल की सेवा आपकी हो जानी चाहिए। अगर हम सेवा के साल यहां पर गिन रहे थे तो 17 साल में आप कम से कम 17 साल हो जाने चाहिए आपके जेएस बनने के लिए। एएस बनने के लिए कम से कम 27 साल आपके हो जाने चाहिए, और सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम आपने 29 साल की सेवा, 29 साल की जो है वो सेवा दे ली हो, 29 ईयर की आपकी जो है सेवा हो गई हो। अब सोचिए आप 29 साल की आप सेवा कर चुके हो, 2 साल बाकी हो, पूरा पैटर्न पूरा खेल यहीं पर है। 29 साल की आपकी सेवा हो चुकी हो, 2 साल आपके बाकी हो, यानी 31 साल तो यही हो गए। अब आप सोचिए अगर आपने 32वें साल में ज्वाइन किया था, तो 32वें साल में ज्वाइन किया था तो भाई साहब आपकी रिटायर की एज आ गई है, नहीं आप नहीं पहुंच पा रहे वहां पर। फिर ये रिकमेंडेशन की भी बात है, क्योंकि यहां पर बात आ रही ना, पैनल बैठेगा, जांच होगी,
आप रिकमेंडेशन आपके लिए आता है नहीं आता है वो भी एक बात है, परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी है नहीं है वो भी एक बात है। मतलब हायर चैलेंजेस हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो वो सब हमको देखने को मिलता है जैसे, ठीक है, वो सब चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई यहाँ पर जैसे हमने आपको यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर नाम दिखाया अभी, है ना, मैंने अभी आपको यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर आपको टीवी सोमनाथन का नाम बताया। तो टीवी सोमनाथन जो है वो 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए थे, आईएएस। अब 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए हैं। 1987 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 2024 में आप देख सकते हैं कि वो क्या बन गए हैं, सोमनाथ हैज सर्व्ड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर सर्विसेज। अब देख सकते हैं आप कि अभी वो सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी से पहले उनकी जो पोस्ट है वो एडिशनल सेक्रेटरी की है, और एडिशनल सेक्रेटरी से पहले आप देख सकते हैं जेएस की। तो जेएस, एएस और सेक्रेटरी, यही पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। यही पद जो है मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए एज बड़ी मायने रखती है। तो अब आप सोचिए कि यहां से अगर कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र से शुरू कर रहा है, 22 साल की उम्र से शुरू कर रहा है, और 22 साल की उम्र से तकरीबन उसने 29 साल की सेवा दे ली होनी चाहिए सेक्रेटरी के लिए। तो भाई साहब 29 साल इसमें और जोड़ दीजिए, कम से कम 2 साल इसमें और जोड़िए, क्योंकि 2 साल की सेवा तकरीबन बची होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 9 2 11 11 और 12 13, 3 साल ये हो गया, और 2 2 4 1 5, 53 साल तो आपके सर्विसेज के यहाँ पर सीधे सीधे देखने चाहिए। इसके बाद भी आप देखेंगे तकरीबन 6 से 7 साल इनके पास में बचते हैं। तो अब देखिए ये भी एक अच्छी बात है, जैसे सेक्रेटरी आप बनते हैं, तो सेक्रेटरी बनने में 1 साल सेक्रेटरी बन रहे हैं, 2 साल सेक्रेटरी बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं ये भी मायने रखता है। और सोच के देखिए कोई व्यक्ति 7-8 साल तक सेक्रेटरी के पद पर रहता है, तो वो एक एंजॉयमेंट आप देखिए, ये भी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप आईएएस बन रहे हो, तो एक तो टारगेट आपका होना चाहिए हाईएस्ट पोस्ट का, ठीक है, सबसे बड़े पद का, जो कि आपको सेक्रेटरी के तौर पर देखने को मिलेगा, वहां तक का सपना रखना चाहिए। दूसरा, हाईएस्ट पोस्ट पर भी कम से कम 5 से 7 साल हम सेवा दे पाए, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो गृह हालत में 5 साल की सेवा का तो टारगेट आपको रखना चाहिए। और अगर आपने ये दोनों टारगेट रखे हैं तो फिर ये मान के चलिए कि 22 साल जो है आपका, 22 साल में आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ये बहुत टिपिकल है, क्योंकि 22 साल में सिलेक्शन होने का मतलब है कि 22 क्या 22.5 23 साल मान करके चल सकते हैं हम। तो ये तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो आपका और फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या केवल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही यहां पर आ सकते हैं इतने साल तक सेक्रेटरी के पद पर? तो जरा उल्टा चलते हैं, उल्टा चल के देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 29 साल की सेवा आपको मिलनी चाहिए, तो 29 साल की आपकी सेवा हो गई हो, ठीक है, 29 साल की सेवा प्लस 2 साल आपके पास में और बचे हो। पर जैसे मान के चलते हैं कि आप चलो 2 ही साल मान करके चलते हैं, तो 29 और 2 31 साल हो गया, 31 साल हो गया। अब आप 60 साल में से 31 साल घटा दीजिए, तो आपका यहां पर 29 साल बचता है, 29 साल बचता है। यानी कि आपने अगर इसमें से 1 या 2 साल और भी अगर आप सेवा देना चाहते हैं एज अ सेक्रेटरी, 1 या 2 साल और भी सेवा देना चाहते हैं एज अ सेक्रेटरी, तो आपका सिलेक्शन जो है वो 27 से 28 साल के बीच में हो जाना चाहिए। 27 से 28 साल के बीच में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए कम से कम गृह हालत में। होने को तो आप 29, 30 और 31, 32 तक भी अपना सिलेक्शन करवा रहे होते हैं, तो वो एक चीज है। और ये मैं सिर्फ जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सोच के देखिए, ये सिर्फ मैं आपको जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए। अब जैसे रिजर्वेशन की कैटेगरी में से ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, और भी हैं, तो अब इनमें रिजर्वेशंस के 2 से 5, 7 साल तक के रिजर्वेशंस हैं। तो ये रिजर्वेशन का अगर लाभ उठा करके कोई भी आईएएस बन रहा है, अगर रिजर्वेशन का फायदा उठा करके, रिजर्वेशन की एज का फायदा उठा करके कोई आईएएस बन रहा है, तो फिर उसके पास में हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट जो मैंने पोस्ट आपको बताई है, उस पद तक पहुंचने की उसकी संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास समय नहीं बचा ना भाई। अगर हम जनरल कैटेगरी में भी देखें तो 32 साल की उम्र से भी अगर आप शुरू करते हैं, तो यार आप सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने वाले स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे, राइट।
तो जब आप जनरल में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी में वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है जो हमने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। अब इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अर्ली एज में सिलेक्शन वहां पर पा लेना चाहिए। अर्ली एज में सिलेक्शन पाने में कुछ चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी किन चीजों की होना जरूरी है कि आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य जो है वो आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट, अगर लक्ष्य अस्पष्ट, ऐसे मालूम है कुछ लोगों का बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, कुछ लोग आईएएस बनने के लिए आईएएस की तैयारी करते हैं और तैयारी करने में लक्ष्य मालूम क्या रखते हैं? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। भाई साहब, किस प्रकार का लक्ष्य होता है, कैसे सोचते हैं वो लक्ष्य मुझे मालूम नहीं है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा यार, हाथ जोड़ के कहूंगा कि भाई मत करो, तैयारी मत करो। प्रीलिम्स कौन टारगेट सेट करता है यार? कुछ लोग टारगेट करते हैं मेंस निकल जाए हमारा इस बार। ये कौन टारगेट सेट करता है? टारगेट सेट करना है तो टारगेट ये सेट करना है आपको, जो मैंने आपको यहां पर बताया। ये है टारगेट, ये टारगेट आपको सेट करना है, ये टारगेट सेट करना है भाई साहब आपको। ये टारगेट सेट कीजिए। अगर आप ये टारगेट सेट करते हो तो कहीं जाकर के आपको फायदा होने वाला होता है और तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसको पाने के लिए आपके पास में सेवाएं होनी चाहिए और सेवा ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भाई पूरी चेकिंग होती है, सब कुछ, हर चीज की चेकिंग होती है। मैंने बताया ना आपको, पैनल बैठाया जाएगा, पैनल हर चीज की चेकिंग करेगा, उसके बाद ही जाकर के आपको आगे रिकमेंडेशंस आगे जो है सरकार की तरफ से बढ़ाई जाती है। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी अगर आपके माइंड में है तो फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, आगे जो है चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी जो है वो किस प्रकार से आपकी सहायता करता है। सहायता करने में सबसे पहले तो हम आपको पूरी तरीके से, जैसे अगर आप बैचेस की बात करें तो बैच हमारे पूरी तरीके से अनुशासित हैं। अनुशासन इसमें बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन से ही समय बचाया जा सकता है। अगर अनुशासित नहीं तो समय नहीं बचेगा। समय नहीं बचेगा तो आप देख सकते हैं कि आगे पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि क्या हो सकती है आपके लिए। तो अनुशासन बेहद जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना है। और हम इसमें अनुशासन बहुत प्रोवाइड कराते हैं, डेफिनेटली देते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, पूरा का पूरा एक संरचनात्मक तरीके से हम, ढांचागत तरीके से हम चीजों को पढ़ाते हैं, जिससे कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना, ब्रेक ना हो। रिवीजन कैसे कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रैंक अच्छी कैसे ला सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। इन सब चीजों में एक प्रॉब्लम आती है शुल्क की। शुल्क भाई साहब इतना न्यूनतम कर रखा है। जैसे यहाँ पर डायमंड प्लान की अगर हम बात करें तो डायमंड प्लान जो है वो 38,999 का है, 38,999 का है, ठीक है डायमंड। और प्लैटिनम तकरीबन 33,000 या 35,000 के आसपास का है। लेकिन अभी क्योंकि सिविल सर्विसेज डे चल रहा है, तो सिविल सर्विसेज डे में क्या करना है आपको? विराट लाइव कोड यूज करना है। जैसे ही विराट लाइव कोड यूज करोगे और प्लैटिनम प्लान परचेज करना, कोई भी डायमंड मत परचेज करना है। डायमंड परचेज करोगे तो नुकसान में होगे। जबकि सबसे अच्छा प्लान यही है, ये परचेज नहीं करना है, डायमंड नहीं परचेज करना है, आपको प्लैटिनम पे क्लिक करना है और प्लैटिनम पे क्लिक करके विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। विराट लाइव कोड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको जो प्राइस आएगा वो प्राइस 28,999 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 28,999। तो शुरुआत में जैसे ही आप क्लिक करोगे 28,999 प्राइस दिखाई देगा, आपका एडमिशन जो है वो प्लैटिनम प्लान में हो जाएगा। तो जैसे ही आप एनरोल करेंगे प्लैटिनम प्लान में आपका एनरोलमेंट होगा और फिर कुछ ही घंटे बाद आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा डायमंड प्लान में, जो कि हमारा कंप्लीट प्लान है। अब देखिए, अगर आप डायमंड प्लान लोगे तो फिर छूट नहीं मिलेगी, तो डायमंड प्लान मत लेना। आज के दिन केवल आज के लिए 22 अप्रैल के दिन आप डायमंड प्लान पे नहीं, प्लैटिनम प्लान पे क्लिक करें। सबसे ऊपर आपका डायमंड प्लान दिख रहा होगा, फिर प्लैटिनम दिख रहा होगा और फिर गोल्ड दिख रहा होगा। तो गोल्ड पे नहीं क्लिक करना है, डायमंड पे क्लिक नहीं करना है, प्लैटिनम वाले पे क्लिक करना है, विराट लाइव कोड लगाना है। आपको बैच एडमिशन आपका इसमें हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर आपको इसमें कर दिया जाएगा। तो सारी सुविधाएं आपको डायमंड बैच वाली मिल जाएंगी, ठीक है। तो कम प्राइस में सारी चीजें अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लीजिए। बैच सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है 24 अप्रैल से, ठीक है। 24 अप्रैल से बैच यहाँ पर शुरू होने वाला है। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जरूर आप अपने इस तैयारी में जो ये पद है उस पद का ध्यान रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग भी एक दिन भारत में इस तरीके से बड़े बड़े जो सेक्रेटरी के पद हैं उन पदों तक आप पहुंचे। इन्हीं के साथ धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।